नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेडरल रिजर्व के फैसले से बेअसर बाजार 18,000 को होल्ड कर रहा है निफ्टी बैंक ने भी दिखाई 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी। मिड कैप्स में भी खरीदारी। कांग्रेस के कमजोर क्वार्टर 3 नतीजों से आईटी शेयरों पर बढ़ा दबाव। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% ज्यादा गिरा। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स 2% तक फिसले। नतीजों के बाद एमएनएम फाइनेंशियल में 9% का जोरदार उछाल। एसेट क्वालिटी में सुधार से मिला बूस्ट। और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ आएंगे नतीजे। और खराब हुई दिल्ली की हवा। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 पर पहुंचा। आनंद विहार, बवाना, वजीरपुर में AQI खतरनाक स्तर के भी पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार फेड के डिसीजन आने के बाद एक रेंज में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। थोड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी 18,000 के लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर लेवल्स देखें तो ये दिन के निचले स्तरों पर अब आ चुका है। तो पिछले कुछ समय में अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब निफ्टी 75 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। एक बार निफ्टी बैंक को देखेंगे, क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक आज बेटर परफॉर्म कर रहा था। क्या वहां भी प्रेशर थोड़ा सा और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया है, या फिर वो अभी भी इंटैक्ट है? तो 100 अंकों की बढ़त अभी भी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। और यहां 41,253 के लेवल्स फिलहाल बने हुए। एक बार विदेशी संकेतों को देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। सबसे पहले एशियन मार्केट्स पर नजर डालेंगे। और एशियाई बाजारों में आपको सभी बाजार लाल निशान में दिखेंगे। ऑल्दो निक्केई, शंघाई ये दोनों फ्लैट हैं नेगेटिव बायस के साथ, लेकिन हैंग सेंग, कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स यहां पर 2% तक की 3% तक की कमजोरी आज के सेशन में दिख रही है। तो ज्यादातर जो एशियाई बाजार हैं, एशिया पैसिफिक बाजार हैं, वो दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। फेड ने जो मोर हाइक्स आगे होंगे उसके सिग्नल दिए हैं। शायद उसके बाद अब बाजार थोड़े से कंफ्यूज और थोड़े से प्रेशर में दिखाई देंगे। अमेरिका के फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, ना प्रेशर है ना तेजी है। सिर्फ 4 अंक की बढ़त के साथ डाउ जोन्स फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। और नेस्डेक के फ्यूचर में भी आपको फ्लैट ही रुझान दिखेगा, 7 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए। तो अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट रुझान फिलहाल लैंड करते हुए। तो अब तक हुआ क्या है बाजार में वो आपको बता देते हैं। फेड के डिसीजन के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रेशर आपको निफ्टी में दिखाई देगा। निफ्टी अब 18,000 के नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी तक 18,000 को होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक में अगर सुबह जहां शुरुआत हुई वहां से तुलना करेंगे तो 400 साढ़े 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी दिखी है। अभी भी 100 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स में आज के सेशन में अगेन एक रेंज में ट्रेडिंग जरूर हो रही है, लेकिन हल्की बढ़त आपको दिखाई देगी। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स भी हैं मिड कैप में जहां पर मोमेंटम है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो एफएमसीजी, फाइनेंशियल स्टॉक्स में से सपोर्ट मिला है। आज बाजार को दबाव आ रहा है आईटी की ओर से, पावर की ओर से, ऑटो, कंज्यूमर स्पेंड से जुड़े जो स्टॉक्स है वहां भी थोड़ा प्रेशर आज के सेशन में बना हुआ है। मिड कैप में देखेंगे तो जो पीएसयू बास्केट है, फिर चाहे वो सरकारी बैंक हो, सरकारी डिफेंस स्टॉक्स हो, सरकारी शिपिंग शेयर्स हो, यहां पर काफी अच्छी तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद है। उनसे पहले ले लेते हैं इंडेक्स पर राय। तो गाबा साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का मूड हालांकि थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आज के सेशन में, लेकिन रिमेनिंग सेशन के लिए कोई ट्रेड लें दोनों में से किसी इंडेक्स पर, या छोड़ दें? छोड़ देना चाहिए। बिकॉज क्या है कि अभी देखिए तो अपर रीजन तो सेलिंग प्रेशर तो है निफ्टी में, और पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें 18,063 पे ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल में सपोर्ट है 18,000, जो कि मैंने सुबह बताया था कि 18,000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, शायद वो नहीं ब्रीच हो, वहां पर कंफर्टेबल जोन मिलना चाहिए खरीदने के लिए। लेकिन खरीदने की जगह अब निकल गई। सुबह था एक ट्रेड, अब नहीं है ट्रेड, तो बेस्ट अवॉइड निफ्टी। बैंक निफ्टी का कह सकते हैं कि जो सपोर्ट जोन है करीब 41,300 के आसपास है, और वहां पर आता है तो देखिए, लेकिन फिलहाल थोड़ा वीकनेस है और थोड़ा डिप मिल सकता है बैंक निफ्टी, तो बेस्ट अवॉइड। तो ठीक है, अवॉइड करने हैं दोनों इंडेक्स, ये सजेशन है गाबा साहब का। स्टॉक स्पेसिफिक पूछ लेते हैं फिर गाबा साहब ने क्या चॉइसेस निकाली हैं। तो स्टॉक्स बताइए गाबा साहब, जहां पर ट्रेडिंग के मौके दिख रहे हैं। मुझे आईसीआईसीआई प्रू अच्छा लगता है, जहां पर एक तेजी नजर आती है। स्टॉप होगा मेरी ख्याल से 515 का, ऑन द अपसाइड करीब 530 पॉसिबल है आईसीआईसीआई प्रू। और दूसरा है बजाज फिनसर्व, 1721 पे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 1750 देखें।
टॉप बहुत टाइट है अगेन यहाँ पर, और वो होगा करीब 1705 का। ओके तो बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई प्रू, ये वो स्टॉक्स है जहां पर आप तेजी के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आज के सेशन में दोनों स्टॉक्स रेंज में तो दिखे हैं लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी होल्ड करते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए अब मिड कैप का इंडेक्स और एक एक करके मिड कैप्स की पॉकेट निकाली हमने जो आइडेंटिफाई की है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू वेरियस रीजंस। इंडेक्स हालांकि मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है लेकिन हरे निशान में है अभी भी। फिलहाल 22 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हो रहा है। अब जो हमने पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे। ऑल्दो एमएनएम फाइनेंशियल पर तो रिजल्ट का इंपैक्ट है, 11% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एमएएस फाइनेंशियल 12.5% का मूव। रेपको होम फाइनेंस 3.25% ऊपर और उज्जीवन में भी 3.25% की तेजी फिलहाल बनी हुई है। बैंक्स दिखाते हैं आपको। अब जो छोटे बैंक्स हैं, फिर चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हो या प्राइवेट क्षेत्र के हो, वहां पर मोमेंटम पॉजिटिव है आज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3% ऊपर ऑलमोस्ट। फेडरल बैंक में 3.25% का मूव। बंधन बैंक 0.1% और यस बैंक भी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही अगर सरकारी बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो यहां भी तेजी बनी हुई है। और सरकारी बैंकों में आज के सेशन में कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ तेजी है। कर्नाटका बैंक इनफैक्ट कांस्टेंट चल रहा है कई सेशन से, सर्किट टू सर्किट आज 7.5% ऊपर है 121 के लेवल पर। लेकिन पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 3.5% तक की तेजी आज के सेशन में दिखाई दे रही है। अब दिखाते हैं पीएसयू स्टॉक्स। कल भी इनफैक्ट हमने इन स्टॉक्स को निकाला था जिसमें शिपिंग क्षेत्र की सरकारी कंपनियां थी। आज भी आप देखिए मैसगांव डॉक आज भी 8% ऊपर है। कल भी सिमिलर गेंस के साथ बंद हुआ था। मिश्र धातु में 6% का मूव। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स देखेंगे सरकारी क्षेत्र के, बीडीएल, एचएएल, बीएल है। प्राइवेट स्पेस में पास डिफेंस है जहां पर 4% तक के अप मूव्स बने हुए हैं। आज जो डिफेंसिव्स हैं वो थोड़े प्रेशर में है। हेल्थ स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ थोड़ा दबाव दिखेगा। मेट्रोपोलिस, ग्लैंड फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, पेनिशिया बायो 2.5% तक की कमजोरी दिखा रहे हैं। आईटी में भी थोड़ा प्रेशर। एम्फोसिस, जेंसर टेक, बिरला सॉफ्ट, फर्सो सॉल्यूशन ये 2-2.5% तक की कमजोरी के साथ आज के सेशन में कारोबार कर रहे हैं। और एक क्विकली रियल एस्टेट पॉकेट को भी लाते हैं। यहाँ भी आपको थोड़ा प्रेशर दिखेगा जिसमें लोधा, आईबीरियल, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर्स जहां पर 2-2.5% की कमजोरी बनी हुई है। तो मार्केट अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेलेक्ट पॉकेट्स भले ही आपको तेजी में दिख रही हैं लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में अब आता हुआ दिख रहा है। यूएस फेड का जो आउटकम रहा उससे पहले भी हमने कल के सेशन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रेशर देखा था और वही रुझान आज ही बना हुआ है। ऑल्दो जो यूएस फेड का आउटकम आया है वह अनुमान के मुताबिक ही रहा है और कल देर रात एक बार फिर से 3/4% की ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो 2008 के बाद सबसे ऊपरी लेवल्स पर आ चुकी हैं। अब यहां से दरें और कितनी आगे जाएंगी, इसका अगले महीने जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी मीट होनी है उस पर क्या इंपैक्ट होगा, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी मौजूद हैं। नीरज जी, कैसे रीड करते हैं फेड की स्टेटमेंट को, क्योंकि 2008 के हाइस पर तो दरें आ चुकी हैं, इन्फ्लेशन उनकी अभी भी प्रायोरिटी है, तो क्या इंडिकेशन मिली है आगे और हाइक्स को लेकर और आरबीआई पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट देखते हैं? देखिए, फेड ने एकदम साफ तौर पे ये कह दिया है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने उपाय किए हैं यानी ब्याज दरें बढ़ाई हैं, 4% तक ले आए हैं, उसके बहुत एनकरेजिंग परिणाम सामने नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि जॉब मार्केट अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई नरमी देखने को मिली। और जैसे जॉब बहुत अच्छा रहेगा तो महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। और जो रिसेंटली पीसी नंबर होता है, कंज्यूमर प्राइस का देखते हैं इंडेक्स, उसमें भी लग रहा है कि महंगाई अभी कम नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो महंगाई में स्लाइट कमी आई है लेकिन वो सस्टेन कर रही है 8% से ऊपर, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है। तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये साफ कर दिया है कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला कब रुकेगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, ये पता नहीं है। ये हो सकता है कि 75 बेसिस के बजाय 50 बेसिस बढ़ाया जाए, लेकिन वो कब तक बढ़ता रहेगा ये पता नहीं। यानी टर्मिनल रेट कहाँ पे जाके रुकेगा ये अंदाज़ा नहीं है। बाजार को यही पसंद नहीं आया, इसीलिए कल बाजार में नरमी आई। दूसरी बात यह कि जो अगली बैठक है वो 14 दिसंबर को है। क्या उस बैठक में एक बार फिर से बढ़ेगा? तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा इसको लेकर के डिबेट हो सकती है। तो इससे ये अंदाज़ा निकलता है कि टर्मिनल रेट पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, बढ़ता रहेगा ये। और जब उनको लगेगा कि हाँ एक सस्टेन्ड बेसिस पे जॉब मार्केट नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तभी शायद फेड रुके।
ये उन्होंने एकदम साफ कर दिया। तो मुझे लगता है इसकी वजह से दुनिया भर के बाज़ारों में खास तौर पे निराशा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक मुश्किल आएगी। दूसरी तरफ आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज ये इंडिकेट कर रही हैं कि उनको कामकाज में दिक्कत आ रही है, चाहे वो फेडेक्स का अनुमान हो या मक्स शिपिंग का अनुमान हो, सब ये मान के चल रहे हैं कि गिरावट तो आ रही, लेकिन अभी भी उस तरह की गिरावट शायद फेड को नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो अपनी ब्याज दरों की बढ़ोतरी को रोकें। तो मार्केट के लिए संकेत बिल्कुल साफ है कि ब्याज दरों का सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो आरबीआई पॉलिसी से भी वही एक्सपेक्ट करें फिर? आरबीआई के लिए दिवाली बहुत ही दुविधा की बात हो गई है। देखिए, एक हाइक उन्होंने अभी ले ली है 75 बेसिस की। अगली बैठक है फेड की 14 दिसंबर को, तो एक हाइक वहां पे भी लेंगे। उन दोनों के बीच में 7 दिसंबर को आरबीआई की बैठक है। अब आप पहली वाली बैठक को डिस्काउंट करेंगे या आगे वाली को डिस्काउंट करेंगे? तो अगर दोनों को मैं कंजर्वेटिवली देखूं तो 1.25% की ब्याज दर अमेरिका में बढ़ जाएगी। अब 1.25% तो भारत में शायद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बढ़ाना तय है, ये ऐसा साफ दिख रहा है। तो आरबीआई के लिए बड़ी दुविधा का समय है कि कितनी बढ़ाएं और किस किस चीज़ को डिस्काउंट करें। तो मुझे लगता है कि इसी लिहाज से आरबीआई इस समय चिंता में वो लगा होगा कि अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें क्या किया जाए, लेकिन ब्याज दर बढ़ना तय है 7 दिसंबर को। तो आरबीआई की पॉलिसी में भी दरें बढ़ेंगी और जो नेक्स्ट दिसंबर में फेड की मीट है वहां भी दरें बढ़ेंगी, क्योंकि कल ही फेड चेयरमैन ने साफ तौर से ये स्टेटमेंट दिया भी था कि रेट हाइक पॉज होगा, ये कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर है। तो यानी मोर हाइक्स हैं आगे, ये तो क्लियर है ही। शुक्रिया नीरज जी एनालाइज करने के लिए फेड की मीटिंग को, स्टेटमेंट्स को और आरबीआई पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपको बताते हैं। सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार सिम कार्ड हासिल करने के नियम कड़े करने जा रही है और अभी उपभोक्ता 21 तरह के दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड हासिल कर सकता है, लेकिन अब सरकार इन्हें कम करके महज 5 दस्तावेज करेगी। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है हमारे साथ। तो असीम, बताइए क्या तैयारियां हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, देश में जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सिम कार्ड की भूमिका जो है काफी अहम होती है। जो सिम कार्ड है ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल जो किए जाते हैं। सरकार ने अभी तक 21 ऐसे दस्तावेज है जिनको मंजूरी जो दे रखी है, जिसके जरिए आप सिम कार्ड जो है हासिल जो कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार इनको कम करने की तैयारी जो कर रही है। ये डॉक्यूमेंट आगे चल करके 5 जो हो जाएंगे। अभी आप जो है राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आम लाइसेंस या फिर किसान पत्र या फिर फ्रीडम फाइटर कार्ड के जरिए आप सिम कार्ड जो है हासिल कर सकते हैं, उससे एक्टिवेट जो करा सकते हैं। लेकिन अब सरकार इनको सबको बंद करके सिर्फ 5 ऐसे दस्तावेज है जिसको कि आप सिम कार्ड के लिए जो दे पाएंगे। इसमें आपका आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट शामिल होगा, आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा और बिजली का बिल शामिल होगा। इसके अलावा कोई और दस्तावेज जो नहीं चलेगा। सरकार ने इसकी तैयारी जो पूरी कर ली है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इसको लेकर के गाइडलाइन जो जारी जो हो सकती है। तो सरकार को लगता है कि अगर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड मिलने बंद हो जाएंगे तो इससे साइबर क्राइम्स की जो घटनाएं है उसमें काफी कमी जो है देखने को मिलेगी। ओके, तो शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सिम कार्ड मिलना अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये थोड़ी सी सतर्कता सरकार बरत सकती है। लेकिन चलिए एक बार वापस से मार्केट्स को देखते हैं। 18,000 के निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है और अभी के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो हाँ, अभी 18,000 तो इंटैक्ट है, लेकिन जैसे गाबा साहब ने कहा शुरुआत में कि कोई ट्रेड इन स्तरों पे नहीं लेना चाहिए, तो इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। ऑल्दो आपको निफ्टी बैंक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्ट्रेंथ इन द सेंस कि वो हरे निशान में तो बना हुआ है ही, लेकिन अब वापस से थोड़े गेन्स लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 180-185 अंकों पर अब निफ्टी बैंक आ चुका है। लेकिन गाबा साहब, ये सरकारी बैंकों में, सरकारी स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट है। हमने कल भी जिक्र किया था, आपको याद होगा, मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। आज आप देखिए तमाम सरकारी बैंक, कर्नाटका बैंक जैसे स्टॉक्स भी लगातार चल रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी इस मूव को देखने के बाद कोई स्टॉक है जो बेहतर लग रहा है नई खरीदारी के हिसाब से? अच्छा लगता है, ट्रेड कर रहा है 136 के आसपास, 37 के आसपास। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए फेडरल बैंक में। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट लॉजिकल है, वो 140 स्टॉप होगा 135 का फेडरल बैंक। यस, सरकारी बैंक में फेडरल बैंक अच्छा लगता है। ओके, तो बैंक्स में गाबा साहब को फेडरल बैंक बेहतर दिख रहा है। ऑल्दो अगर आप सरकारी क्षेत्र की कंपनियां या बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो वहां भी काफी तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। 1-2 स्टॉक्स
और देख लेते हैं आज आप देखिए रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स जैसे RVNL, रेलटेल, यहाँ भी काफी तेजी बनी हुई है और ये तमाम स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक अपडेट आपको देते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है और गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। गुजरात में हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को रिजल्ट्स आएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात में इस बार कुल 4.9 करोड़ वोटर्स मतदान में हिस्सा लेंगे और इनमें से 3.25 लाख नए वोटर्स हैं। और रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि दिल्ली की आबो हवा कैसी है। जुड़ेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अभी भी बाजार हल्के दबाव के साथ रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, 18,000 को होल्ड करते हुए निफ्टी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि दिल्ली की हवा अब और खराब हो गई है। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 पर पहुंच गया है और दिल्ली के आसपास के हालात तो और खराब हैं। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ अब रोहन सिंह मौजूद हैं। तो रोहन बताइए, AQI इंडेक्स क्या इंडिकेट कर रहा है और कौन कौन से वो इलाके हैं दिल्ली में जहां पर ज्यादा हवा खराब है? जी, अभी लगभग 1.25 से ज़्यादा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं धूप यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये धुंध है, ये धुंध असल में स्मॉग है जो पॉल्यूशन की एक चादर है और आज सुबह से ये इस तरह की धुंध देखने को मिल रही है। आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 431 के लगभग है। औसत अगर हम सभी स्टेशन का मिला लिया जाए, एक एवरेज निकाला जाए तो 431 है। लेकिन दिल्ली के कुछ इलाके जैसे कि आनंद विहार, बवाना या फिर वजीरपुर, इस तरह के इलाकों में देखेंगे तो 450 के पार है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में आता है। और अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो अगले 3 दिन बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है। हवा की क्वालिटी में बहुत सुधार नहीं होगा। कल का जो फोरकास्ट उन्होंने किया है 450 को पार कर सकता है। अगर 450 को पार करता है तो फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो सरकार का है उसके चौथे स्टेज में हम पहुंच चुकेंगे और फिर सरकार स्कूलों को बंद करने, दफ्तरों को बंद करने या फिर सिर्फ BS6 गाड़ियां ही चलने का आदेश दे सकती है। लेकिन वो देखना होगा कि कल का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होता है। फिलहाल आज की जो स्थिति है वो अब तक के इस पूरे सीजन का सबसे खराब हवा की क्वालिटी है। इससे पहले सोमवार को हवा की क्वालिटी खराब हुई थी, लेकिन आज उस लेवल को भी पार कर रहा है जो औसत लेवल है वो। कल थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन 2-3 दिनों के बाद फिर से जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल राजनीति दिल्ली में पूरी तेज हो चुकी है क्योंकि जो असेसमेंट है उसके मुताबिक पराली की घटनाओं, पराली का जो परसेंटेज है वो लगभग 32% है इस पॉल्यूशन का। और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में 19% की बढ़ोतरी हुई है। तो भाजपा का कहना है कि पंजाब में चूंकि आप सरकार है तो वो वहां पे प्रदूषण के लिए कुछ नहीं कर सकते। वहीं आपका ये कहना है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा है, उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है जैसे कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, उस पर LG जो है उसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की जो मतभेद है वो बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता सफर कर रही है क्योंकि यहाँ प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जैसे रोहन ने बताया कि हालात थोड़े और खराब हो सकते हैं और CPCB की रिपोर्ट की माने तो कल 450 के पार भी पहुंच सकता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इनफैक्ट अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे भी तो ये फिलहाल की स्थिति है, 418 अभी भी है AQI इंडेक्स यानी करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि 431 तक भी पहुंचा है। ये 10:30 बजे तक की अपडेट है, उस समय 418 था, लेकिन यहां से और वर्सन हो सकता है क्योंकि 450 कल पहुंच सकता है, ये तो CPCB का कहना है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की बात करते हैं। इस हफ्ते 3 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला चल रहा है। निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा, वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल। और अब तक के रिटर्न की स्थिति और जो पोर्टफोलियो में बदलाव वो आपको बता देते हैं। नीरव छेड़ा ने EIL यहां पर बाय करने का ट्रेड रेकमेंड किया है 88 के टारगेट्स के साथ। 68 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 72 के आसपास फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। साथ ही एक और अपडेट है वो है रत्नेश गोयल की ओर से एस्टर DM हेल्थ केयर, यहाँ पर बाय करने के साथ 325 के टारगेट्स के लिए 235 का स्टॉप लॉस रखना होगा। फिलहाल 269 के आसपास ट्रेडिंग स्टॉक में हो रही है। रत्नेश गोयल ने एक और स्टॉक है वरुण बीवरेजेस, वहां पर प्रॉफिट्स बुक किए हैं 1230 पर, ऑल्दो उनके टारगेट 1450 के थे लेकिन प्रॉफिट्स ले लिए हैं इस स्टॉक में
में और अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं मुनाफे के मीटर में। और लीड कर रहे हैं अब रत्नेश गोयल। कल तक रत्नेश गोयल तीसरे पायदान पे थे, लेकिन तेजी से जंप करते हुए पहले नंबर पर आ चुके हैं 20% रिटर्न्स। आशीष केल का पोर्टफोलियो 15% रिटर्न्स ऑलमोस्ट लैंड कर रहा है और 7% रिटर्न दे रहा है नीरज चिदा का पोर्टफोलियो, लेकिन अब पहले पायदान पर रत्नेश गोयल आते हुए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए नो योर कंपनी में आज बातचीत करेंगे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के एमडी कमलेश शाह से। नमस्कार।